ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग, सही बच्चे आवाज को म्यूट कर लेंगे। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को कैश फ्लो का। जैसे कि हम आप लोग का यहाँ पर मटेरियल भी देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी देख रहे हैं बच्चे, तो इसमें ज्यादा डिटेल तो है नहीं कैश फ्लो के बारे में। थोड़ा आज के सेशन में बच्चे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सही बच्चे लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बच्चे याद रखना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, मेरी तरफ ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सुनना सभी बच्चे, कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसका दो ही नेचर होता है बच्चे। फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है? दो ही काम करता है, या तो उसको हम लोग परचेज कर सकते हैं, या तो उसको हम मजबूरी बस मतलब क्या कि इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब बिजनेस अपने लिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है बच्चे, तो उस टाइम में उनका जो मोटिव होता है, उनका जो इंटेंशन होता है, उस एसेट से सर्विस लेना होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स का किस मकसद से परचेज करते हैं बच्चे हम लोग? सर्विस लेने के लिए ना, जैसा एसेट्स यूज करने के लिए अपना। यस, नॉट फॉर रीसेल। उसको हम बेचने के पर्पज से परचेज नहीं करते हैं बच्चे। उसको जब भी करते हैं हम लोग क्या करते हैं? सर्विस लेने के लिए हम लोग परचेज करते हैं। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है, सही बच्चे लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज are the cash flow from investing activities are the cash flow from the transaction involving सर रिपीट प्लीज। बच्चे आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ओके बच्चे, कम टू द पॉइंट्स। तो क्या समझे हम लोग कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे नेट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि इस एक्टिविटीज में इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो मींस पॉजिटिव, आउटफ्लो मींस क्या? नेगेटिव। तो जब कभी भी आप एसेट्स परचेज करोगे बच्चे, इसमें तो बेसिकली आपको एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स को ही लिया गया है। एक सेंटेंस में आप समझ लेना, इसमें इस एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, उस पर अगर मान लो जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो फिक्स्ड एसेट्स, अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है बच्चे, तो उस पर हम इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो शेयर में पैसा लगा दिए, है ना, तो इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे ना। तो इसका तो ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो वही चीज दिख पा रहे हैं, नोट कीजिए बच्चे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स। सर फिर से रिपीट कीजिए। परचेज एंड सेल्स ऑफ resources।
Repeat again. हाँ, cash flow from investing activities are the cash flow from the transaction involving purchase and sales of resources. Are the Cash flow from the transaction involving purchase and sale. Informing, sir. Involving purchase and sales of resources. अब ये समझ में आया पॉइंट कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, जो भी मेरे पास एसेट्स है, उस एसेट्स को बेचने से या खरीदने से, क्योंकि ये तो जानते हो ना, रिसीप्ट करेंगे तो बच्चे आपका इनफ्लो होगा, कैश आएगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, और कैश जाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आप निश्चित रूप से समझ लो कि अगर कोई एसेट्स हम परचेज करेंगे तो उस एसेट्स को परचेज करने में एक तरफ तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा और दूसरी तरफ मेरा कैश क्या होगा, बिजनेस से जाएगा। तो कोई भी एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे तो आपका आउटफ्लो हो जाएगा, और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को अगर सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, क्योंकि परचेज में पैसा जाता है और सेल में पैसा क्या होगा, आएगा। जैसे आप इसमें और भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं, दैट इज, लिखिए उसमें, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स इंटेंडेड, long-term productive assets intended to generate future income, to generate future income. सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, to generate, that is long-term productive assets intended to future income. Future income. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बच्चे, एग्जाम्पल ऑफ cash flow from investing activities, example of cash flow from financing activities, example of cash flow from financing activities. फर्स्ट में लिखेंगे सर इन्वेस्टिंग, सर इन्वेस्टिंग करा रहे थे। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखेंगे बच्चे यहां पर कि परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ परचेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉमा, यहां पर आप गुडविल भी लिख सकते हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, etc. Purchase of land and building, purchase of land and building, machinery, goodwill, investment, ये तो
आउटफ्लो का एग्जांपल हो गया बच्चे। ये आपका जितना भी डेटा होगा ये सब आपका आउटफ्लो हो जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल इनफ्लो का भी लिख लीजिए। एंड इसके बाद लिखिए बच्चे एंड कैश प्रोसीड्स and cash proceeds from sale of लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, यही सब लिखिए। फिर ये लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। लिख लिए कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एटसेट्रा। तो मतलब समझ में क्या आया कि अगर हम परचेज, देखो एसेट्स का दो ही नेचर होता है बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स का दो ही नेचर होता है, या तो परचेज होता है या तो क्या होता है, सेल होता है। और अगर परचेज होगा इट मींस आउटफ्लो, और अगर सेल होगा इट मींस क्या, इनफ्लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही पता चलता है कि कितना पैसा मेरा नेट एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स है ना, कि कितना मेरा पैसा गया और कितना मेरा पैसा आया फिक्स्ड एसेट्स को सेल एंड परचेज करने से, और उसी को नेट अमाउंट करते हैं। एक बार और इसमें कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्या, डिवेंचर। कोई डिवेंचर ऐसा है, डिवेंचर पर शेयर जानते हो बच्चे, शेयर और डिवेंचर। अगर हम फाइनेंसिंग मेरा है ये, तो हम किसी से पैसा जब लेते हैं शेयर पर, तो वो मेरा एक बच्चा, वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चे, एक लायबिलिटीज हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम किसी कंपनी में पैसा लगा भी सकते हैं शेयर में। इसी में कंटिन्यू करेंगे बच्चे, हम लोग थोड़ा आगे लिखेंगे, इसी में थोड़ा आगे कर दीजिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, interest received on debentures held as interest received on debentures। अभी तक आप इंटरेस्ट पेड समझते होंगे कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। बच्चे याद रखना, इंटरेस्ट पेड हम उसमें करते हैं जो मेरे लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव हम उससे करते हैं जो मेरा एसेट्स होता है। हम किसी कंपनी में पैसा लगा दिए शेयर में, तो इसका मतलब मेरा वो इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम, मेरा कंपनी है और हम शेयर इशू करके पैसा जनरेट किए, मनी जनरेट किए अपने काम को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, याद रखना, ठीक है। जो मेरा एसेट्स होगा वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और जो लायबिलिटी होगा वो मेरा किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, जो भी आप इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो क्या लिखे थे, अनुराग गौतम,
क्या लिखे थे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी 2 पॉइंट बताए ना लास्ट में, कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आप बच्चे, हम आपको इसी के बाद हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में समझाएंगे कि डिवेंचर मेरा लायबिलिटी भी होता है, और यहां समझा रहे डिवेंचर मेरा एसेट्स भी होता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझना कि अगर किसी अनदर कंपनी का डिवेंचर हम परचेज कर लिए, क्या किए, हम परचेज किए, मीन्स मेरा वो इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा इंटरेस्ट वो हमको चुकाएगा। लेकिन अगर हम डिवेंचर पर पैसा ले लिए किसी डिवेंचर होल्डर से, तो उसको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो मेरा लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये दोनों होता है। और एक बताए थे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक लास्ट पॉइंट। सर लास्ट पॉइंट आप लिखवाए थे, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा रेंट रिसीव, कॉमा करके सब लिखिएगा। नेक्स्ट रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी held as investment, rent received on property held as investment। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर पूरा। हाँ, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हम अभी क्या बताए, देखिए सब आपको बताए हैं, यहाँ देखिए फिर से सुन लीजिए, देख लीजिएगा। हम एक बताए हैं यहाँ पर, ये देखो, ये देखो क्या है, क्या बताए हैं कि एक तो बताए कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चे को। फिर Yes, sir. बताए Yes, sir. इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स। फिर बताए हैं कि रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी। उसके बाद एक बताए हैं डिविडेंड रिसीव ऑन क्या, शेयर। आपको यहां बच्चे समझना पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहां जो ये सब टोटल का टोटल है, ये इनकम है मेरे लिए, ये सब क्या है, सब इनकम है। और इनकम तभी होता है जब हम कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किए। क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए। सवाल नंबर 4, यस सर, मान लो आप किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिए, तो पैसा तो शेयर में लगा दिए आप, तो वो जो शेयर में पैसा लगाए हैं, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो पैसे से प्रॉफिट कमा रहा है। मेरा प्रॉफिट हुआ ना, तो आपके पास वो पैसा आएगा कि जाएगा, ये मुझे बताओ। आएगा। आएगा, तो एग्जैक्टली आपके लिए इनकम हुआ वो। हाँ इनकम है मेरा। तो यही तो 4 पॉइंट बताए हैं आपको एक्स्ट्रा। अब 2 पॉइंट बताए परचेज और सेल। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं या कोई फिक्स्ड एसेट्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चे इतना ही अमाउंट आता है, इतना ही पॉइंट है, और कुछ पॉइंट नहीं है। ओके, यस सर, ओके। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बच्चे इस पर करेंगे अभी। लिखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम investing activity, calculate cash flow from investing activity लिखिए, इंफॉर्मेशन लिखिए बच्चे नीचे में, पैराग्राफ चेंज करके। परचेज ऑफ मशीनरी,
3 lakh. Purchase of machinery 3 lakh. Sale of machinery 40,000. Sale of machinery 40,000. फिर लिखिए परचेज ऑफ गुडविल 1,20,000. परचेज ऑफ गुडविल 1,20,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सोल्ड सर परचेस ऑफ गुडविल सर कितना है सर अमाउंट? 1,20,000. फिर लिखिएगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड 75,000. इन्वेस्टमेंट Sir, सोल्ड 75,000. फिर लिखिए इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1,60,000. सिक्सटी या सर 16? 1,60,000. फिर लिखिए पेटेंट सोल्ड, ये भी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है बच्चे. PATENTS पेटेंट्स सोल्ड 50,000 50,000. सोल्ड की है ना सर? हाँ हाँ सोल्ड किए हैं. फिर लिखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स 5,000. Interest received on debentures 5,000. Next, dividend received. Dividend received on shares 10,000. इसका वैल्यू हाँ बच्चे बताए हैं डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स 10,000. डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स 10,000. और एक एडजस्टमेंट एंट्री है लास्ट में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा अ पीस ऑफ बिल्डिंग, अ पीस ऑफ बिल्डिंग was purchased, a piece of building was purchased as investment. A piece of building was purchased as investment out of surplus सर क्या बोले हैं? a piece of building was purchased as investment out of surplus it was let off ओके बच्चे, तो क्या लिखे? A piece of building was purchased as investment out of surplus. It was let out for commercial purpose. It was let out. surplus for commercial purpose. हाँ नहीं, it was let out. It was let फिर out. से रिपीट करेंगे. A piece of building was purchased as investment, purchased as investment out of surplus. It was let out
it was let out for commercial purpose and commercial purpose, कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्डिंग परचेज कर लिए और उस पर परचेज करेंगे तो रेंट बच्चे बताओ। जैसे अब मान लो रोल नंबर 4 एजी कॉलोनी में मार्केट है, मार्केट में इसका पूरा दुकान लगा हुआ है तो उसे किराया वसूल करेगा ना। yes sir, वो दुकान से किराया लिया तो वो क्या हुआ, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही बिल्डिंग बनाया गया था, कॉमर्शियल पर्पज से कि मुझे रेंट रिसीव करना है, रेंट मुझे लेना है, हाँ या ना। मेरा अपना मकान है, उस मकान को कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से क्या किए, रेंट पर लगा दिए, रेंट वसूल कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चे। तो ये रेंट रिसीव जो है वो जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। रेंट रिसीव ₹50,000, ओके, ये बन जाएगा सर इसी में बोले, यस या नो। सर इसी में लिखना है रेंट रिसिप्ट। हाँ हाँ उसी में लिखना है, ठीक है। कितना बोले हैं सर, कितना बोले हैं एक बार करना क्या है बच्चे, कैसे करना है हम बता रहे हैं आपको, प्रोसीजर बता रहे हैं, इसका प्रोसेस बता रहे हैं। 2 से 3 बार अब इसको थ्योरी को पढ़िएगा बढ़िया से और निश्चित रूप से उसको एक डायग्राम जैसे हम इनफ्लो आउटफ्लो करके बोर्ड पर बनाते हैं, कैसे एक बार हम इसको थोड़ा समझा देते हैं, इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। ये देखिए जैसे यहां पर हेडिंग हम लोग लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, क्या कैलकुलेशन, या सीधा लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, ऐसे लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हेडिंग हो जाएगा और इसमें 2 कॉलम दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इस तरह से 2 कॉलम करके हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान लो एक है, फर्स्ट आइटम क्या था बताइए, फर्स्ट आइटम purchase of machinery, क्या, purchase of machinery, हाँ तो यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो मशीनरी है, 2 कॉलम नहीं भी कीजिएगा चलेगा, एक ही कॉलम कीजिए आप इसमें, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी हो जाएगा, अब कितना अमाउंट है 3 लाख, तो 3 लाख, तो 3 लाख क्या हो जाएगा, अब इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा बच्चे, ये पैसा तो जा रहा है, तो पैसा जब जाएगा तो हम क्या, आपको एकदम से नहीं आउटफ्लो, पढ़ाई तो 2 तरह से होता है, एक रटा हुआ एक समझा हुआ, तो हम यहाँ रटा भी दिए आप लोगों को कि पैसा जब कभी भी जाएगा तो वो आउटफ्लो होगा। तो आप अगर परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा आपके पास से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। बस इसी तरह से बनाना है। लास्ट में सभी आइटम को लिखने के बाद नेट कर लीजिएगा, कितना प्लस आइटम है और कितना माइनस आइटम है, नेट नहीं हो जाएगा जी। थोड़ा कोशिश करो, कोशिश थोड़ा कीजिएगा, निश्चित रूप से होगा। सर ये पूछना था कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसका कोई वैल्यू नहीं है, 50,000 बोले ना, मॉनेटरी वैल्यू कहाँ बोले सर? लास्ट में नहीं बोले 50,000, Yes, sir, बोले 50,000 बोलने सुना नहीं होगा सर से। हाँ लिख लीजिए बच्चे, उसमें 50,000 है, 5050। यस सर लिख दिया। सर लास्ट क्लास को बताइए ना, वो क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा। अब हम लोग चलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर, ठीक है। चलिए सही बच्चे लिखिए, बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
ये HW में लेकर के इसको बनाइएगा बच्चे आप लोग घर पर। लिख लिए हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग these activities relate to issue of share। रोल नंबर 4 कैमरा ऑन कीजिए। These सर activities बोर्ड नहीं दिख रहा था इसलिए। These activity relate to issue of shares, issue of debentures, loan raised, श्याम नहीं सत्यम बच्चे आ रहा है समझ में? ये सब इश्यू प्रॉपर ऑफ डिवेंचर्स के बाद हाँ, debentures, लोन रेज्ड मतलब क्या होता है? बढ़ना। जैसे मान लो पिछले साल मेरा लोन था 5 लाख और इस साल मेरा लोन कितना हो गया 6 लाख, तो 1 लाख बढ़ा ना जी। यस सर। है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। सर लोन और रेंट होगा। लोन नहीं पड़ जाता है, नहीं देखते हो कि लोन कहीं गोल्ड लोन ही लिए हो तो नहीं देखते हो कि 5 लाख का लोन लिए हुए है, इस साल 5 लाख का, अगले साल 6 लाख हो गया, ब्याज चुकाए ही नहीं। ऐसा होता है, तो ये सब लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये सब आपको यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लिखिए लोन रेज्ड, उसके बाद लिखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ debentures and preference shares, redemption of debentures and preference shares। ये पॉइंट समझ में आया? रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है सत्यम? चुकाना, भुगतान कर देना, वापस लौटा देना। जैसे मान लो हम कंपनी है और हम भारती से क्या किए, 5 लाख रुपया शेयर बेच करके ले लिए भारती से, तो भारती के लिए तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ? वो लायबिलिटी हुआ ना। सर लास्ट स्टेटमेंट क्या था सर? लास्ट था प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन का मतलब होता है लौटा देना, वापस कर देना, कम हो जाना। These activities basically relate to change in capital and borrowing, borrowing मतलब कर्ज होता है, BORROWING। सर क्या बोले, फिर से बोले। BORROWING, borrowing मतलब कर्ज। सर ये डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कोई से रिलेट करता है, इक्विटी शेयर से रिलेट नहीं करता सर? हाँ वो भी कर सकता है, वो भी आएगा, वो भी तो इसमें रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर हो सकता है। लिखेंगे जनरली वो कंपनी का ओनर होता है, तो ओनर जो कंपनी है वो एक ही बार बनाता है, बार बार नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। दिस एक्टिविटी बेसिकली रिलेट टू चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग of the enterprise।
of the enterprise which affect flow of cash, affect which affect flow of cash. ओके बच्चे, समझ में आया ये एक्टिविटी? yes हाँ, मतलब इस एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ उसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को शो करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जो या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब डिडक्शन वर्ड यूज करेंगे और इंक्रीज में तो इशू करेंगे यूज। तो बस इतना ही तक। और उसको आप लोग क्या करोगे बच्चे, जो बताए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो एग्जांपल दिए हैं अभी, उसको आप लोग इस डब्ल्यू में बनाना है। ओके बच्चे? ओके सर।